हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारा जो आज का विषय है वो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे और इसके साथ ही इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। रसीदा का सवाल। रसीदा एक लड़की है और उसका सवाल क्या है, चलिए पढ़ते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उस अखबार में लिखा था 100 साल पहले। 100 साल पहले कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में अखबार में लिखा है। तो रसीदा सोच रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हम जान सकते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए भी कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, या जिस व्यक्ति को उस समय की सारी घटनाओं के बारे में अच्छे से पता हो या उसको याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत का मतलब है बीता हुआ कल। तो बीते हुए दिनों के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों किसको बोलते हैं? शिकारियों को, जो जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। अतीत में, हमारे पिछले कल में लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में जो मानचित्र दिया गया है उसमें नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। बच्चों देखिए, ये रहा हमारा मानचित्र। यह है भारत का मानचित्र। इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो देखिए, ये है नर्मदा नदी, इधर है, यह है नर्मदा नदी। तो इसके की तट पे लोग रहते थे, या फिर अन्य नदियाँ भी हैं या फिर अन्य पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, ब्यास नदी, सतलज नदी आदि सारी बहुत से, सतपुरा है, ताप्ती नदी आदि बहुत सारा ये नदी हैं जिसके किनारे लोग पहले बसा करते थे। तो ये है हमारा भारत का मानचित्र। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है और कहाँ कहाँ लोग रहते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले कौन सी फसल उपजाना प्रारंभ किया गया था? तो गेहूं तथा जौ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं तथा जौ फसल का उपज सबसे पहले हुआ था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल, पालतू पशु जो भी हैं उनको, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ था? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के वाले क्षेत्र में, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो विंध्य के उत्तर में। चावल उपजाने वाला स्थान जो है वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। यहाँ कृषि का विकास हुआ था, सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था। इस मानचित्र में देखिए बच्चों, ये है गंगा नदी यहाँ, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ है गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो चावल सबसे पहले विंध्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भी उपजाया गया था। ऊपर में हम लोग जो मानचित्र देखे हैं
उस मानचित्र पर आप सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं, उसमें गिरती हैं, तो उन्हें हम उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी है, तो उसमें जो भी छोटी छोटी नदियाँ गिरेंगी, आके मिलेंगी, वो उनकी सहायक हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे कि गंगा बड़ी नदी है, तो गंगा एक बहुत विशाल नदी है भारत की, तो उसमें जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ आकर के गिरती हैं, जैसे कि पुन, सोन, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो उसमें आके गिरती हैं, तो वो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। गंगा की सहायक नदी, सोन को क्या बोलेंगे कि सोन गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे, जहाँ लोग बस्तियों में रहना स्टार्ट किए थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, जैसे कि हम पहले आपको बताए थे कि गंगा एक भारत की बहुत बड़ी नदी है और उसकी सहायक नदी सोन, और उसके अलावा और भी बाकी सारी नदियां हैं। तो यहाँ पे दे भी दिया है कि गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। मानचित्र में आप गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन को पता लगाइए, खोजिए कहाँ पर है वो। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार जो भारत का एक राज्य है, तो वर्तमान का बिहार प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों के खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग किस किस कारण से यात्रा करते थे? धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए जाते थे। व्यापारी लोग मूल्यवान वस्तुएं ले जाकर बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होकर इधर से उधर बसते थे, एक जगह से दूसरे जगह। कुछ लोग घूमने के उद्देश्य से जाते थे, और कुछ लोग नई नई जगहों का खोज करने और पता लगाने के लिए भी जाते थे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और उनके आने जाने से लोगों के बीच में एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आप लोग आपस में चर्चा कीजिए अपने दोस्तों से, माता पिता, घर परिवार वालों से, कि आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आखिर आजकल यात्रा करने का क्या कारण है, किस किस काम से आदमी यात्रा करता है, कोई भी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने घर में। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इनकी सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। बच्चों, आप सबके लिए एक सवाल है कि हमारे देश का नाम क्या है, वो हमें कमेंट में बताइए। यदि आप सबको आता है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं तो हमारे देश का नाम क्या है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है देश का नाम। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। सही है, भारत बोलेंगे या फिर इंडिया बोलेंगे या हिंदुस्तान बोलेंगे। अपने देश के लिए हम बताते हैं ना, कोई पूछेगा देश का नाम क्या, हम बोलते हैं भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। यूनानी जो थे और ईरानी, यूनान और ईरान जो देश है वहाँ के लोगों को यूनानी बोलते हैं और ईरानी। तो वो लोग जब आए थे यहाँ तो वो जो सिंधु नदी था उसको हिंदोस या इंदोस बोला था नदी को। सिंधु हमारे देश में जो नदी पहले बहती थी उसको, और उसके किनारे या फिर उसके प्रदेश में जो भाग था, भूमि था, उसको वो लोग इंडिया बोले। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख केवल संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में ही मिलता है। बाद में इसके प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले कुछ लोगों के लिए होता था, कुछ समुदाय समूह में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारत नाम का जो प्रयोग है वो पूरे देश के लिए होने लगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अतीत के बारे में जानकारी कैसे हम लिख सकते हैं, प्राप्त करेंगे, जैसे कि कुछ तो भी कोई पहले कोई किताब लिख दिया होगा और वो किताब को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ उस टाइम क्या क्या रहता था, कैसे लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से उनका जनजीवन था, वो पता चलता है उस बारे में। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, कोई तो भी बैठ के लिखता था। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। पांडुलिपि बोलते हैं हाथ से लिखी गई पुस्तकों को। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हो सकता है हाथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिला है, तो ताड़ पत्रों पर या फिर भोजपत्रों पर। देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये भोजपत्र पर लिखी गई एक पांडुलिपि है। पेड़ के छाल पे लिखा गया है ये पांडुलिपि, मतलब हाथ से अभिलेख लिखा गया है। तो इस तरह से पहले ज़माने में लोग अभिलेख लिखा करते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे ताकि वो लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकते। कभी कभी राजा जो रहते थे अपने आदेशों को भी लिखवा देते थे इस तरह के अभिलेखों पर, ताकि लोग जो थे उन्हें देखकर पढ़ें और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो है ये अभिलेख है, पत्थर पे लिखा हुआ या फिर किसी ऐसे अथी में लिखा हुआ रहता है अभिलेख, खंभा उम्भा पर, स्तंभ पे, तो उसको आदमी पढ़ सकता है और उसका पालन कर सके, इसलिए राजा लिखवाया करते थे। ये जो है ये अभिलेख है, आप इसको देख सकते हैं फिगर में। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख जो लिखवाया जाता था उसके क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होंगी? आप इसके बारे में चर्चा करिए अपने क्लास में या फिर अपने घर में। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के वाला व्यक्ति पुनरातत्वविद कहलाता है। जो व्यक्ति पुराने अभिलेख हो या फिर पांडुलिपि हो या फिर स्तंभ लिखो, मतलब पुराने लिखे चीज़ों का अध्ययन करता है, पुरानी चीज़ों का अध्ययन जो करता है उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों,
चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो? तो ईंटों से बनी इमारत के जो अवशेष रहते हैं उनका, चित्रों का या फिर मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन कर तथा खुदाई भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकती हैं, ये घड़ा है पुराने ज़माने का, और ये चांदी का सिक्का इस प्रकार का हुआ करते थे। चांदी का फिर और किसी भी धातु के सिक्के, शिलालेख, इस सबका स्तंभ रहता था इस टाइप से। इन्हीं का अध्ययन पुरातत्वविद लोग करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलता है कि अतीत में हम लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष कुछ बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भी पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा जो भी ज्ञात जानकारियाँ इतिहास मिला है उन्हें, इतिहासकार उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो स्रोत। क्या करते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का इतिहासकार हम किन्हें करते हैं? सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन है कि इतिहासकार कहते किसको है? तो यहाँ बताया कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि हम जितना पढ़े होंगे उतना आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक है अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक सारे हैं? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ये किताब का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है किताब का? तो उसका नाम है हमारा अतीत। तो क्या उस पर ध्यान दिया है कभी? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन के से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो किसान और पशुपालक थे उनका जीवन राजा रानी के जीवन से अलग था। व्यापारी थे उनका जीवन अलग था। जो शिल्पकार थे उनका जीवन भी अलग था। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग जीवन शैली थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि आज भी अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शिकारी, जबकि शिकारी लोग जो थे, शिकारी थे, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं लेते थे, लेकिन जो राजा रहते थे उस टाइम में, वो जो जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, जो जो युद्ध होता है, उस सब के बारे में लिखवाते थे। विजय स्रोत जो भी था, अभिलेख लिखवाते थे विजय के बारे में। उसी को पढ़ के आज हमको पता चलता है कि हाँ, कब कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, कौन विजय हुआ था, कौन हारा हुआ था। ये सब जानकारियाँ हमें उन्हीं के द्वारा लिखे गए स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने के बारे में मदद मिलती है। उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है पुरातत्व की सहायता से। हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ जानना शेष है, बहुत कुछ जानना भी बाकी है, क्योंकि अभी तक हम लोग पूरा जानकारी नहीं ले पाए हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब। आखिर तिथियों का क्या मतलब होता है? इतना तिथि, इतना वर्ष पहले, इतना ये, फिर उसका मतलब क्या है? चलिए उसको जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष के इस गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है।
वर्ष का जो गणना हम लोग करते हैं कि 10 वर्ष पहले, इतना वर्ष पहले, वो सब जो हम तारीख या फिर 2001, 2002, 3, 4 ऐसे जो गिनती वर्ष का नाम हम लोग करते हैं, वो जो है ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। 2000 यदि हम कह रहे हैं कि वर्ष पहले, तो वो हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व में लिखी जाती है। ईसवी पूर्व से लिखी जाती है, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियों के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का तात्पर्य क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तुमने तिथि के पहले एडी हिंदी में लिखा पाए होगे। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, जिसे सीई अक्षरों का कॉमन एरा, सी जो अक्षरों का प्रयोग होता है वो कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। इसका मतलब कि वर्तमान से पहले का है। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा गया था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। आखिर पिछले ज़माने में कौन से भाषा में लिखा गया था? अभी लिपि और भाषा दोनों बदल चुके हैं, तो इस ज़माने में कौन से भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इस तरीक़ा से प्राचीन भाषाओं को पढ़ने में बहुत सारा कठिनाई होता है कि आखिर लिखा क्या है। अभिलेख तो मिल गया लेकिन समझ नहीं पाते थे कि आखिर लिखा क्या है। तो इस तरह का लिपि मतलब लिखे हुए का पता लगाने के लिए अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। मिस्र से कहानी है कि अज्ञात लिपि को कैसे जानते हैं। चलिए सुनते हैं कहानी क्या है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। राजा और रानी का जो नाम छोटे से फ्रेम में लिखा था उसे कारतूस कहा जाता है। उसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बनाए गए हैं। एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, शेर के लिए एल का प्रयोग किया गया है, चिड़िया के लिए ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार की बहुत सी अलग अलग वस्तुएं हैं जिनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। एक संकेत उनके लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो भी इतिहासकार थे वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते थे और अतीत के सभी अभिलेखों तथा स्तंभ लेखों को, शिलालेखों को वो पढ़ पाते थे। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित है? तो आंसर हो जाएगा कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? शेर का चित्र जो था वो एल अक्षर के लिए, अभी हम लोग देखें एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया था। अच्छा, चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो चिड़िया का चित्र ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया था। किसके लिए? ए अक्षर के लिए। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हमने इस पाठ को पढ़ा, समझने का कोशिश किया और हमें उम्मीद भी है कि हमारे साथ साथ आप सभी को भी हमारा यह पाठ समझ में आया होगा।
अब चलिए हम लोग अभ्यास के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है कल्पना करो। तो कल्पना क्या करना है, चलिए देखते हैं प्रश्न को। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू लेना है। तुम उच्च पाँच प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। 5 प्रश्नों की तैयारी करो। तो हमारे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा 5 प्रश्न कौन कौन सा हो जाएगा देखते हैं। पहला हो जाएगा, पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं। तीसरा नंबर, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखनी पड़ती है। चौथा नंबर, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। तथा 5वां नंबर, खुदाई में मिली चीज़ों को वो कहाँ और क्यों रखा जाता है। चलिए अब हम लोग पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित करो और ये जो है वो दिया गया है। तो पहला हमारा है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, इसके नेक्स्ट है मगध, तीसरा है गारो पहाड़ियाँ, चौथा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ तथा 5वां गंगा घाटी। और ऑप्शन में है पहला बड़ा राज्य, शिकार तथा संग्रहक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। और नेक्स्ट ऑप्शन है आरंभिक कृषि तथा प्रथम नगर। तो इसमें से सही को सुमेलित करना है, जो भी सही रहेगा उसको ऐसे करके मिलाना है उससे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है हमारा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी का आंसर हो जाएगा शिकार तथा संग्रहण। शिकार तथा संग्रहण, नर्मदा घाटी में के लोग शिकार करते थे, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा शिकार तथा संग्रहण। दूसरा हो जाएगा मगध। मगध का सही आंसर हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। मगध क्या है, पहला बड़ा राज्य है। तीसरा गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ क्या है, आरंभिक कृषि। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि की शुरुआत की गई थी। चौथा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा सहायक नदियाँ का मिलान हो जाएगा प्रथम नगर। सिंधु सबसे पहली नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। और गंगा घाटी का हो जाएगा लगभग 250 वर्ष पूर्व बसे नगर। गंगा घाटी के किनारे 250 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि तथा अभिलेख जो भी लिखे जाते थे उन दोनों में क्या अंतर है। तो आंसर हो जाएगा, पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि, हाथ से लिखने जाने वाले लिपि को पांडुलिपि बोलते थे। तो वो ताड़पत्रों भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातुओं जैसे कठोर सतहों पर खोद कर लिखा जाता था। अभिलेख पत्थरों पर लिखे जाने वालों को अभिलेख बोलेंगे और भोजपत्रों ताड़पत्रों पर लिखे जाने वालों को पांडुलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आओ चर्चा करें। आओ चर्चा करें के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रसीदा के प्रश्नों को फिर से पढ़ो। रसीदा के जो प्रश्न उन्हें फिर से पढ़िए, इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। रसीदा के प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों और अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। सूची बनाना है जिसमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा पहला नंबर सिक्के। सिक्के जो वो धातु तथा पत्थर के हो सकते हैं। दूसरा नंबर हथियार, ये भी धातु तथा पत्थर के होंगे। आभूषण भी होंगे धातुओं के। मूर्तियाँ तथा चित्र भी हो सकते हैं आभूषण के पत्थरों पे बनाया हुआ। औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, ये सारे हैं जो पुरातत्वविदों के लिस्टों में आता है, जो कि औजार, धातु और पत्थर से बने होते हैं। यहाँ देखेंगे पत्थरों से बनाई जाने वाली वस्तुएं। पत्थरों से बनी कौन कौन सी वस्तुएं थी। तो पहला हो जाएगा इमारत, दूसरा हथियार, तीसरा औजार, चौथा मूर्ति। ये जो सारी हैं ये पत्थरों से बनाया जाएगा, मूर्ति, औजार, हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। राजा रानी अपने कार्यों के विवरण का लेख लिखवाते थे, युद्धों के बारे में लिखवाते थे, जीवन शैली के बारे में लिखवाते थे। तो साधारण आदमी क्यों नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है वो बता सकती हैं। वैसे हमारा मानना तो ये है कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है हमारा, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। खाना बनाना, पशुपालन, खेती करना, ये इतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि इसके लिए कोई विवरण तैयार करने की आवश्यकता उन्हें पड़ती होगी। दूसरा कारण है कि यह भी संभव है कि पढ़े लिखे नहीं हो। ये भी तो हो सकता है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वो लिखने और पढ़ने के झंझट में ही नहीं पड़े। तीसरा कारण है कि यह भी संभव है कि गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का
कार्य खर्चीला हो, लिखवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता हो और वो गरीब हो, इसलिए वो नहीं लिखवाए। कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए आप लोग और विचार कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारी अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। राजा और किसान के जीवन में क्या अंतर था, उसका पता कैसे चलता है, तो 2 बातें उसके लिए बताना है। राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखी नहीं रखते थे। चलिए हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, आओ करके देखें। आओ कुछ करके देखें। तो क्वेश्चन है ये 7 नंबर की पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्प की सूची बनाओ। ये शिल्पकार स्त्री या पुरुष या फिर दोनों हो सकते हैं, ऐसा सूची बनाना है आपको। तो ये सारे प्रयोग जो आप खुद ही करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी जाती थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो ये अपना आपका विचार है, आप कुछ अपना डिस्कस करके मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किया है आपको अच्छी तरह से समझाने का, इस पाठ को पढ़ाने का, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से सीखने का प्रयास किए होंगे। और दोबारा से या फिर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तब इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देख सकते हैं। बार बार देखिए और चीज़ों को याद करने का, समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ ही साथ हमने पाठ के साथ में हमने अभ्यास के भी सभी प्रश्नों को हल कराया है। तो अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करा दिए हैं और पाठ भी हो चुका है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से इस पाठ को, प्रश्न के अभ्यासों को सॉल्व करने में या फिर कुछ और ये करने में। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ये भी बताइए, और साथ ही साथ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।